प्रिय छात्रों, हाई स्कूल गणित का चौथा चैप्टर जिसमें इसका हमें द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो आपको मैं बताऊं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की वह ये होती है ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या केवल इसी में हो तो चलेगा? अगर हम इसे आम बोलचाल की भाषा में समझें तो ज़्यादा आसान होगा। तो आम बोलचाल की भाषा में हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ऐसी समीकरण जिसकी घात 2 हो, ऐसी समीकरण जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये एक सीधी सिंपल सी बात है। इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे ax² + bx = 0। अब अगर व्यक्ति वही फॉर्म ढूंढता है तो उसको दिक्कत हो सकती है, इसलिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर c नहीं भी दिख रहा है, लेकिन ax² + bx की फॉर्म है, लेकिन जो चर है चर की घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर ऐसे लिखा है ax² + c = 0, अब इसमें bx नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चर की घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। यदि केवल ax² है तब भी ये द्विघात समीकरण है, और अगर x² है तब भी ये द्विघात समीकरण, यानी मूल जो तत्व है वह ये है कि चर की घात 2 होनी चाहिए। यदि चर की घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है रहती है। अब इस एक्सरसाइज 4.1 में जो पहला सवाल है वो ये कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। कुछ स्टैंडर्ड कुछ समीकरणें दी हुई हैं, तो देखने से एकदम आइडिया नहीं लगता। कई बार लग रहा होता है देखने में कि ये द्विघात समीकरण होगी और वास्तव में होती नहीं है, और कई बार लग रहा है कि नहीं होगी और वास्तव में होती है। तो वास्तविकता समझना है तो उसको हमें खोलना पड़ता है समीकरण को। देखिए, जैसे पहली समीकरण अगर हम देखें, इसको चेक करते हैं, x + 1 की घात 2 = 2 और x - 3। ये जो समीकरण है, अब इस समीकरण में हम इसका यहाँ पर विस्तार कर दें, इसको वर्ग को खोलें, x² + 1 + 2x = 2x - 6। अब अगर हम पक्षांत 2x से 2x कैंसिल हो गया, x² - 6 इधर आ गया, प्लस का 6 हो गया और प्लस का 7 = 0। यहाँ आप देख सकते हैं एक ऐसी समीकरण है जिसमें, अब देखो वैसे हम क्या कर रहे थे, x की घात 2, यहाँ पर देखने में तो x की घात 2 नहीं आ रही थी, ब्रैकेट का तो वर्ग था, ब्रैकेट की तो घात 2 थी, लेकिन x की घात 2 नहीं थी। यहाँ x की घात 1, x की घात 1, लेकिन जब उसको ठीक किया, उसको सिस्टमेटिक किया, तो देख रहे हैं कि x की घात 2 बन रहा है। इसलिए यह समीकरण कैसी हो गई? द्विघात समीकरण हो गई। अब यदि हम दूसरी समीकरण उठाकर देखें, इसको चेक करें, x² - 2x = -2 और ये लिखा है 3 - x। अब अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर देखने में बिल्कुल साफ साफ लगी रहा है, x² - 2x और -2 और ब्रैकेट में 3 - x, और अंतर मल्ट चेक करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं, -6 प्लस के हो गए 2x। अब यहाँ पर ये हो गया x² प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के 4x प्लस के 6 = 0। तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, तो ये द्विघात समीकरण है। अब देखेंगे तीसरा सवाल है, इसमें सब में वैसे x की घात 1 दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन मल्टीप्लाई कर लूँ, x की x से मल्टीप्लाई किया, x² + x - 2x - 2, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म लाने की ओर बढ़ेंगे तब देखेंगे वास्तविक बात क्या आ रही है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई किया और अब x² से x² कैंसिल हो गया। अब माइनस का ये बचा x, -2 = 3x में से x है 2x - 3, इधर को ले लोगे तो -3x और +3 हो जाएगा, तो प्लस का 1 = 0। यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x की अधिकतम घात 1 है। अब अगला सवाल देखते हैं, चौथे वाले को चेक करते हैं। चौथी समीकरण है x - 3 2x + 1 और = x of x + 5। अब जैसे यहाँ पर व्यक्ति सोच रहा था x की घात 1 थी, तो ये द्विघात समीकरण नहीं निकली, लेकिन ऐसा नहीं। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि आप तो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो, ax² + bx + c = 0। अब वो कब आएगी? जब गुणा करके, यानी सारा चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, तो जब दोनों तरफ गुणा करोगे, पक्षांतर करोगे, तभी तो ये चीज़ मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर अभी आपको सिखाएंगे कि जो x² का गुणांक है वो a है, जो x का गुणांक है वो b है, जो अचर पद है c है, तो तुलना करोगे यहाँ पर, तो अब यहाँ तो है ही नहीं खैर x² गुणांक, क्योंकि 0 हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। x का गुणांक -3 है, अचर पद 1 हो गया, तो जब x की घात 2 है ही नहीं उसमें, तो कोई बात ही नहीं है। अब जैसे यहाँ अगर देखेंगे हम, तो x की 2x से गुणा करा तो क्या हो
हो गया 2x स्क्वायर, एक्स गुणा एक्स से किया x हो गया, माइनस का 3 दूनी 6x हो गया, माइनस का 3 बराबर x का x से गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की गुणा करना आपको आता होगा। जूनियर में आपने इतना बीजगणित सीख लिया होगा, यदि नहीं सीखा है तो उसको ज़रूर सीखिए किसी से। और इस एक्स स्क्वायर को अब इधर लाएंगे, प्लस का 2x स्क्वायर है, इसमें से घटाया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस x है माइनस 6x, माइनस का 5x हो गया, और 5x उधर आएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस 3 तो ये, और बराबर क्या हो गया 0। आप बिल्कुल देख सकते हैं। और यहाँ पर जो x की समीकरण जो आ रही है उसमें x की घात क्या आ रही है 2, तो ये एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से हम केवल यहाँ देखकर जज नहीं कर सकते कि क्या होगा, हमको उसको समझना पड़ता है, थोड़ी सी गुणा भाग करनी पड़ती है। बराबर 0 करते हुए जो पक्षांतर है वो इधर कर लें पूरा सब सिस्टम, और फिर बात क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर भी वही x की घात, ऐसे देखने में तो 1 लग रहा है, लेकिन फिर चेक करके देखना पड़ेगा, आगे को गुणा करें तो 2x गुणा x से किया तो 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस x प्लस 3, इन दोनों की गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, पक्षांतर करेंगे x इधर को आके घट गया जी, तो बचा x स्क्वायर, ये माइनस का 7x और ये बचा 4x। अब 7x माइनस के हैं और ये 4x प्लस का बचेगा इधर आके, तो माइनस का 11x हो जाएगा। 5 और 3 8 बराबर 0 बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी कि x की घात 2 है, तो इसे सब कह सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। अब अगला सवाल अगर हम देखें छठा इसी प्रकार से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर x की घात दी हुई समीकरण में तो 1 थी, लेकिन निकल के जब चेक करके देखा तो क्या आया द्विघात समीकरण। यहाँ पे x की घात 2 दिखाई दे रही है। अब अगर बच्चे ने याद कर रखा है कि x की घात 2 होती है तो द्विघात समीकरण कह दो, तो देखें क्या ये रिजल्ट सही होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, वर्ग खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ऐसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर की दोनों तरफ समान चिन्ह के हैं, माइनस का 4x इधर आ जाएगा, 4 और 3 7x हो गया, 4 इधर आया, माइनस के 3 बराबर 0। ये यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 हो गई, अर्थात यहाँ पर तो x की अधिकतम घात इस समीकरण में 1 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यही बात समझने की है कि ये लग रही थी यहाँ पे देखने में कि द्विघात समीकरण है, लेकिन बाद में पता चला कि द्विघात समीकरण नहीं है। ये नहीं लग रही थी कि द्विघात समीकरण होगी, लेकिन कैलकुलेशन किया तो पता चला द्विघात समीकरण है, इसलिए इसको हमें समझना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। अगले 2 सवाल और इसी प्रकार से वर्ग खोलते हुए, गुणा करते हुए और उसको सॉल्व करके देखिए। प्रश्न संख्या 2 की शुरुआत करते हैं। इसमें 3-4 सवाल हैं और इसमें केवल समीकरण बनानी है। उन्होंने कहा है कि जो प्रॉब्लम दी हुई है बोले इस प्रॉब्लम को पढ़कर, इसको समझकर और इसके आधार पर सॉल्यूशन बनाकर दिखाओ। तो हमें मतलब समीकरण बनाकर दिखाओ, इक्वेशन बनाकर दिखाओ। तो हमने कहा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, अब आयताकार भूखंड है, इस प्रकार का है आयताकार भूखंड और क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है जी, बहुत अच्छी बात है। और आगे कंडीशन दी है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अब लंबाई और चौड़ाई में कनेक्शन दिया है और वह संबंध समझना चाहिए, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, यानी कि अगर चौड़ाई मान लो 5 होती भैया तो ये कितनी हो गई, चौड़ाई का दुगना 10 और 1 अधिक यानी कि 11। अगर ये 10 है तो कितनी हो जाएगी, 10 दूनी 20 और 1 21। अब बीजगणितीय भाषा में कैसे कहेंगे, तो अगर मान लीजिए ये x है चौड़ाई, तो दुगना कितना हो गया 2x और 1 और ज़्यादा तो 2x प्लस 1, यानी ये लंबाई बनेगी। तो सॉल्यूशन हम समीकरण बनाने के लिए क्या लिखेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, अतः अब हमें यो फार्मूला है हम वो लगाएं कि हम जानते हैं कि भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होते है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब भूखंड का क्षेत्रफल है 528, लंबाई कितनी हो गई भैया 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी हो गई x, तो 528 बराबर x अंदर गुणा किया 2x स्क्वायर प्लस x, पक्षांतर कर लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर दिखा दिया माइनस का 528 और इधर का 0 बनेगा तो 0 बराबर 0। इस प्रकार से ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखेंगे जैसे ये दूसरे का दूसरा, असल में इन सवालों में ना हमें केवल समीकरण बनानी है, द्विघात समीकरण बनाकर दिखानी है। तो अगली प्रॉब्लम क्या दी है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है।
और हम मान लो पूर्णांकों को ज्ञात करना हो तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे? तो भाई देखो, एक तो ये चीज़ पूर्णांक क्या चीज़ होती है तो पता है आपको, 1 2 3 4 5 6 ये सब पूर्णांक होते हैं। बोले अच्छा 0 1 2 3 4, तो अब ये भी होते हैं -1 -2 भी पूर्णांक। जी हाँ, लेकिन उन्होंने क्या लिखा? धनात्मक पूर्णांक। तो फिर इसका मतलब जी हो गया कि ये वाले ना होंगे क्योंकि ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है, इनकी बात खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या शब्द लिखा है? क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब है जो क्रम से हैं, जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। अब जो क्रम वाले हैं तो उनमें क्या संबंध होता है? हर अगले वाला पिछले वाले से एक ज़्यादा होता है। जैसे किसी भी अपना 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया। तो जो लगातार वाले क्रमागत पूर्णांक हैं तो उनमें एक अधिक होता है, एक वाला या पीछे वाला एक कम होता है, ऐसे मान लो। तो यानी कि अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा, एक अधिक होगा। तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 हैं। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो x का और x + 1 का गुणनफल 306 हो गया। अब दोनों की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² + x बराबर 306, तो x² + x - 306 बराबर 0। और यहाँ पर इस प्रकार से हमको इस प्रॉब्लम पर आधारित द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। केवल यही करना था। अब अगला सवाल करते हैं। देखिए तीसरी प्रॉब्लम है हमारे सामने। रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी कंडीशन को समझो, आज की तारीख में वर्तमान दोनों की क्या स्थिति है, यानी आज की तारीख हो तो चाहे हमेशा कभी की हो, ये डिफरेंस तो बराबर रहेगा हमेशा। रोहन की माँ से 26 साल बड़ी रहेंगी। अब कह रहे हैं लेकिन अगर आज से 3 साल बाद की आयु जो होगी उनकी, उसका अगर गुणा किया जाएगा तो क्या होगा? उसका दोनों का गुणनफल 360 आएगा। ये तो हर साल अलग अलग आएगा ना गुणनफल, तो 3 साल बाद की दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो अगर मान लो रोहन की आयु ज्ञात करनी हो तो ऐसे समीकरण कैसे बनाओगे, ये पूछा है। बिल्कुल सिंपल सी बात, हमने लिखा माना रोहन की आयु, जो चीज़ ज्ञात करनी है उसमें एक मान लिया, एक चर लेकर चलना है ना इसमें, तो x हो गई। अब यहाँ पे रोहन की माँ की आयु में y नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे द्विघात समीकरण बनानी है, तो मैं इसी x से कनेक्ट कर दूंगा। अतः रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की जो माँ की आयु होगी वो 26 साल बढ़ी है चूँकि माता जी, तो x + 26 वर्ष हो गई। ये है बात। अब प्रश्नानुसार अब अगर हम कहें अब 3 वर्ष बाद अगर रोहन की आयु, अगर रोहन आज x का है तो 3 साल बाद कितने का होगा? तो x + 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो x + 26 वर्तमान में है माता जी की आयु, 3 और जोड़ दोगे तो x + 29 हो जाएगा, x + 29 वर्ष। तो अब हम लिखेंगे अतः अब यह प्रश्नानुसार क्या कंडीशन बनी है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी कि x + 3 साल बाद रोहन की आयु और 3 साल बाद रोहन की माताजी की आयु कितनी हो गई? x + 29। इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब x की x से गुणा कर दो तो x² + 29x + 3x और + 3 27 का 7 हासिल के 2 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360। अब जो हो गया x² + 29 और 3 हो गया 32x और +87 माइनस का 360 बराबर 0 और x² + 32x और माइनस, देखो भैया अब यहाँ पर 10 में से 7 गए तो तुम्हारे बचे 3 और 5, 15 में से 8 गए, 5 और 2 7 और ये 2, 273 बराबर 0। तो कुल मिलाकर जो एक समीकरण बनानी थी तो वो हमारे लिए यहाँ पर ये समीकरण द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है। और ये लास्ट प्रॉब्लम है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कुल दूरी 480 किलोमीटर है और यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मान लो धीमी चल रही होती थोड़ी सी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। सीधी सी बात है। तो रेलगाड़ी की चाल याद करनी हो तो द्विघात समीकरण बना के दिखाओ, ये वाली बात कही है। तो हमने लिखा माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर
प्रति घंटा ये है। तो रेलगाड़ी द्वारा कुल दूरी तय करने में लगा समय, अब ये जो समय है फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी हो गई 480 किलोमीटर और चाल कितनी है रेलगाड़ी की x, इतना समय लग गया, इतने घंटे। अब यदि रेलगाड़ी की चाल उन्होंने क्या कहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो x थी मानी थी x में से x माइनस 8 हो किलोमीटर प्रति घंटा हो तो गाड़ी द्वारा कुल दूरी तय करने में लगा समय। अब कितना समय लगेगा बालकों, यही सूत्र लगाओ, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर और समय, अब जो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितनी लगेगी, अब x माइनस 8 हो गई, x माइनस 8। अब देखो प्रश्नानुसार अब उन्होंने क्या कह रहे हैं, ये कहा है कि 3 घंटा ज़्यादा लगेंगे, यानी ये जो वाला समय है ना T2 वो T1 की अपेक्षा 3 घंटे ज़्यादा है। यानी T2 में से अगर T1 घटाऊंगा तो क्या आएगा 3 घंटा आएगा। तो T2 लिख दिया मैंने 480 माइनस T1 का मान हो गया 480 बटे x बराबर 3। तो 480 यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, 1 बटे एक्स माइनस 8 बराबर 1 बटे एक्स। थोड़ी सी सामान्य सी कैलकुलेशन है और फिर स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण आ जाएगी दोनों में। यहाँ x माइनस 8 और x, ये आपने एलसीएम ले लिया, इससे भाग दिया, ये कैंसिल, ये बचेगा x माइनस x से भाग दोगे तो x कैंसिल, x माइनस 8 बचेगा, x से गुणा हो गया, x माइनस 8 आ जाएगा जो कि ब्रैकेट में लिखना चाहिए। और 3 बटे 480, 3 एकम 3 और कम 3 छंग 18 0 160। अब ऊपर ब्रैकेट खोलता हूँ यहाँ पर तो देखो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8 और बटे दोनों की गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटे 160। x कैंसिल हो गया, तिरछी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 8 0 8 से 48 का हासिल के 4 8 8 4 12 1280 होगा, ऐसे ही 16 128 और एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये जो इस प्रॉब्लम है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज में आपने 3 चीज़ें सीखी हैं। पहली, द्विघात समीकरण क्या है, तो आपने आम बोलचाल की भाषा में ये समझ लिया कि ऐसी समीकरण जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और ये भी सीख लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वह होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके बारे में और ज़्यादा मैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज में बताऊँगा। और इसी के साथ दूसरी बात जो आपने सीखी इसमें वो सीखी कि अगर कोई समीकरण किसी फॉर्म में दी हुई है तो हम ये चेकआउट करके बता सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं। 2 बात। तीसरी बात हमने ये समझा कि अगर कुछ प्रॉब्लम दी हुई है तो उस प्रॉब्लम को हम द्विघात समीकरण में कैसे बदलें। अभी तक हम जो पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ होती थी तो हम वहाँ पर 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बना रहे थे, तो हम वहाँ पर कोई अज्ञात चीज़ें हैं तो 2 चर मानते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सावधानी से हमने एक ही चर से दूसरी चीज़ को कनेक्ट किया है और उससे द्विघात समीकरण बनाइए। हालांकि ये बात ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई 2 चर मान लेता है तब भी जब वो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेगा तो जो फाइनल समीकरण बन के आएगी वो द्विघाती हो जाएगी। लेकिन फिर हमें उससे बचना चाहिए और एक ही चर का प्रयोग करते हुए प्रयास करना चाहिए कि हम समीकरण को फॉर्म को बनाएं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। थोड़ी सी गति मेरी तेज़ रही है, यदि ऐसा लगता हो तो उस वीडियो को दोबारा से देखें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।